तो चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके 3rd लेक्चर यहाँ पर कर रहे हैं हम, और टोटल 4 लेक्चर्स पर ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा। आज 3rd लेक्चर है, फिर एक 4th लेक्चर भी होगा। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मेट्रिक केमिस्ट्री में, दिस इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में कि डिस्क्राइब स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी को बताइए। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये एक मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका? क्वालिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में मालूम करते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पता करते हैं। यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में अगर आपको पता लगाना है तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीका है एलिमेंट्स के बारे में पता लगाने का। लाइक जैसे कि चीनी है, अब चीनी के एक दाने के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उसको पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू अ सैंपल। इस मेथड में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास करते हैं हम अपने सैंपल से मुराद जिस कंपाउंड का पता लगाना है उस कंपाउंड में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इसके बारे में यकीनन आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो जैसे लाइट के बारे में कहा जाता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जो विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल करते हैं। जैसे कि लाइट है, रोशनी है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए सूरज से ज़मीन तक आने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई वास्ता नहीं चाहिए, वैक्यूम में ट्रैवल करके आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत तरह की होती है, मैं अभी आपको उसकी लिस्ट दिखा दूंगा ताकि फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपका जनरेट हो जाए उसके साथ साथ। स्पेक्ट्रोमीटर इज़ द डिवाइस यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। इस डिवाइस के थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी की जा सकती है। MCQs के लिए भी याद रखें कि स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस है जिससे स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। 2 मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर एज फॉलोज। मतलब 2 मेथड्स हैं, होते तो बहुत सारे हैं, 2 मेन मेथड्स इसके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या UV इलेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जैसे यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बताएं, बहुत टाइप्स की होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स जिसको हम कहते हैं। अभी इनकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ और 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। 2 ट्रफ के या 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तो यह जो वेव्स हैं इनमें वेवलेंथ आपको ज़्यादा लग रही है, जब हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, 2 ट्रफ और 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब अच्छा, ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे, तो पूरा बोर्ड में आपको दिख रहा है। तो अब चूंकि ये जाहिर से मैंने प्रोजेक्टर पे है तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। अब ये अलग अलग वेव्स हैं, अब बहुत सारे वेव्स हो सकती है इसके अंदर बहुत तरह की वेव्स हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। सो मैनी वेव्स विल बी पॉसिबल इन इट। जैसे कि हमारे पास रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रो वेव्स हो सकती हैं, इंफ्रारेड वेव्स हो सकती हैं, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट एक्सरे है, गैमा रेज है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी टाइप है। अब जैसे रेडियो वेव्स हैं जिसमें रेडियो TV के ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स होते हैं 3G 4G 5G नेटवर्क के सारे रेडियो वेव्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट इनके बहुत लो वेवलेंथ होती है, इनको रेडियो वेव्स कहा जाता है। माइक्रोवेव ओवन जिससे ऑपरेट होता है, हमारा खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, आपने देखा होगा। इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ भी कमी होती है देखा जाता हूँ। इस इंफ्रारेड वेव्स के भी अलग अलग काम है। नाइट विजन कैमराज में इसका इस्तेमाल होता है। नाइट विजन कैमरे होते हैं ना, कुछ कैमरे जो CCTV कैमरा लगा होता है उसमें रात के वक्त रेड लाइट जल रही होती है, वो इंफ्रारेड लाइट उसको कहते हैं IR। फिर नाइट विजन कैमरा होता है, मतलब रात के वक्त ब्लैक एंड वाइट टाइप का, उसमें बिल्कुल खूब अंधेरे में भी वो दिखा रहा होता है, आपको देखा होगा आपने। या फिर जो रिमोट कंट्रोल है, जैसे ये रिमोट कंट्रोल है। अब इस रिमोट कंट्रोल में इस प्रोजेक्टर की आगे जाकर एक बल्ब टाइप का लगा होता है ना इसमें, लेकिन ये बल्ब कभी जलता नहीं है। आपके घर पे भी रिमोट कंट्रोल, उसमें भी बल्ब लगा होगा, ये बल्ब जलता नहीं, कोई रोशनी नहीं निकलती इससे। असल में इससे रोशनी निकलती, आपकी आंख देख नहीं पाती, मोबाइल से देखती, आपकी आंख देख नहीं पाती, आपकी आंख सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाती है, इतनी को, इंफ्रारेड को देख नहीं पाती, लेकिन मोबाइल फ़ोन से आप इसको देख सकते हैं।
मतलब सेल फोन से अगर मैं इसको ऑन करूँ ना तो ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही है उसके अंदर हमें ये दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड है। और भी बहुत सारे काम होते हैं। विजिबल लाइट, ये तो रोशनी है जो कि हमें दिखती है चारों तरफ, विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रोशनी जिसको हम कहते हैं, सनलाइट। अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये जो मैंने बताया था जो ओजोन लेयर जिसको रोक देता है, यूवी रेस को। तो और इसी का स्किन एब्जॉर्ब करती है विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए। कम मिकदार में अगर आए तो, ज़्यादा मिकदार में आए तो स्किन कैंसर भी हो जाता है ये, ठीक है, इसकी वजह से। एक्सरेज, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको एक्सरे करने के लिए, बॉडी के एक्सरे करने के लिए यूज़ किया जाता है, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर कहाँ हुई है। और सबसे लास्ट है गैमा रेज। गैमा रेज रेडियो एक्टिव वेव्स हैं। एटम बॉम्ब्स वगैरह के जब ब्लास्ट होते हैं, जब एटॉमिक एनर्जी प्लांट वगैरह रन कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर ये गैमा रेज निकलते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनमें से हम सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए दो ही इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। इसलिए एक हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज़ होती हैं ये। तो ये सिर्फ लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये सब भी हैं। और कितने सारे इस्तेमालात इनके आप देख सकते हैं डेली लाइफ में हमारे, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इन सबको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दिस मेथड यूवी लाइट और विजिबल लाइट इज पास थ्रू द सैंपल सो दैट सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल। इसमें क्या करते हैं, सैंपल जिसका फॉर्मूला में डिटरमाइन करना है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट को या विजिबल लाइट को उससे पास करते हैं। द रिमेनिंग लाइट इज देन एनालाइज्ड। तो कुछ लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो सैंपल होता है, बाकी को आगे भेज देता है। तो जो रिमेनिंग लाइट होती है ना, जो आगे बढ़ती है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसको एनालाइज करते हैं और उसको चेक करके बताते हैं कि आखिरकार उसमें एलिमेंट कौन सा है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद रखिएगा, 192 से 900 नैनोमीटर तक ये वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। दिस मेथड इज डेंजरस ड्यू टू द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोवायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के इस्तेमाल की वजह से ये मेथड डेंजरस है, विच कैन कॉज स्किन कैंसर। आपको पता है, हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट रेज स्किन कैंसर कॉज करती हैं। अब होता क्या, इसके अंदर देखो, ये डायग्राम है, अगरचे आपको नहीं बनानी है, बुक में बनी हुई होगी, ठीक है, बट मैं आपको समझा देता हूँ, सबको दिख रही है डायग्राम। ये लाइट सोर्स है, रोशनी निकली, समझ लो अल्ट्रावायलेट शुआएँ निकली इसमें, यहाँ से स्ट्रेट गई है डिस्पर्सिव एलिमेंट के अंदर। मतलब इसके अंदर एक प्रिज्म से इसको गुजारा गया, प्रिज्म ने क्या किया, इसको 7 कलर्स में ब्रेक किया लाइट को, फिर इसमें से कोई एक लाइट, सिंगल लाइट, मतलब स्लिट लगा दिया गया, वो इस सैंपल से पास हुई। सैंपल के अंदर हमने शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज जो डालना है डाल दो। फिर फाइनली जब ये इससे आगे बढ़ेगी तो डिटेक्टर में डिटेक्ट उसको किया जाएगा कि कितनी लाइट, मतलब ज़्यादातर लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से, और कुछ लाइट को बस ये आगे बढ़ा देगा। जो कुछ लाइट इसमें आगे जाएंगे ना, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और फिर उसमें बताएगा कि आखिरकार इस सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये पूरी एक मशीन होती है। दिस इज़ ओवरऑल ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो करते हैं एक मशीन की सूरत में करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ क्या करना है कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको प्रिज्म से पास किया जाएगा, 7 वेवलेंथ में ब्रेक हो जाएगी। कोई एक वेवलेंथ वाली लाइट, जैसे ग्रीन ले लें, उस लाइट को पास किया जाएगा सैंपल से। अब सैंपल मैक्सिमम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, इसको रेडिएट कर देगा, मतलब बाहर जाने देगा रिमेनिंग को। जो रिमेनिंग लाइट होगी ना, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता देगा इस मशीन में कि आखिरकार के कौन कौन सा एलिमेंट इस सैंपल के अंदर मौजूद है। जैसे अगर बेंजीन, अगर ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये बता देगा कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डिटेक्टर बता देगा। तो ये कहलाता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बस पूरे कंप्लीट मशीन की ऑपरेशन नहीं सीखनी है आपको, वो बहुत मुश्किल काम है। वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसको जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं ना, वो उसको चला रहे होते हैं। आपको सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल इसका समझना है कि काम किस प्रिंसिपल पे करता है। बस समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड, IR। इंफ्रारेड में सिर्फ फ़र्क क्या है बच्चों के, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट के बजाय इंफ्रारेड लाइट को इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं। काम सारा भाई है कि दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस इन 1950, 1950 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस मेथड इज़ फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये मेथड फास्ट भी है और सस्ता भी पड़ता है। ज़्यादातर यूवी के बजाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, चूँकि फास्ट है ये मेथड और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता पड़ता है। इट इज़ नॉन हैज़ार्डियस एज वेल, नुकसान भी नहीं है क्योंकि इसमें हमें डेंजरस यूवी रेडिएशंस नहीं यूज़ हो रहे। इंफ्रारेड तो हमारे आसपास वैसे ही होते हैं, तो वो रेडिएशन इतना नुकसानदायक नहीं जितना यूवी लाइट उसको नुकसानदायक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज।
IR का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्वालिटी कंट्रोल, QC जिसको हम कहते हैं, QC के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे बच्चों के लिए कोई टॉफ़ियाँ जेलीज़ वगैरह बननी है ना, अब उसको बड़ा चेक करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी टॉफ़ी को तो खोल के हम नहीं चेक कर सकते ना। अब उसमें क्या होता है कि उसके लिए हम IR यूज़ करते हैं, एक सैंपल को IR में एनालाइज करते हैं चेक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो मौजूद नहीं है हैवी मेटल वगैरह जो डेंजरस है बच्चों के लिए या बच्चों की हेल्थ को ख़राब कर देगा वो टॉफ़ी या जेली अगर बच्चा खाएगा। तो फूड इंडस्ट्री में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बड़ा काम है। इट इज़ मेनली यूज टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये इसको मेनली किस लिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे हैलोजन हो गया या एल्डिहाइड कीटोन, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट दे हैव लेस एनर्जी, लेकिन इनकी एनर्जी कम होती है, मतलब वो भी बताया था अल्ट्रा वॉलेट के मामले में इनकी एनर्जी डाउन होती है, इसलिए डेंजरस नहीं होते हैं। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक। यूवी का आपने देखा था वो नैनोमीटर में जा रही थी, मतलब कितनी कम थी, और ये माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर बड़ा होता है नैनोमीटर से, अगर आप फिजिक्स में पढ़े आपने तो माइक्रोमीटर, तो ये माइक्रो का सिंबल है, 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। व्हेन IR रेडिएशंस पास थ्रू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जब IR रेडिएशन किसी इंफ्रारेड रेडिएशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पास करते हैं, द अनएब्जॉर्ब रेडिएशन गोज टू द डिटेक्टर। सेम वही प्रिंसिपल है, जो एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो अनएब्जॉर्ब होगा वो डिटेक्टर की तरफ चला जाएगा। मीन्स आप उसको डायग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स यहाँ से निकल रही हैं, जनरेट हो रही हैं, और ये सैंपल पे जाकर पड़ रही हैं। अब ये सैंपल यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक, और ये सैंपल से निकलने के बाद डिटेक्टर पे जाएगा। डिटेक्टर क्या करेगा, एक स्क्रीन पर आपको बता देगा कि इसमें अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर यूवी लाइट के बजाय इंफ्रारेड रेडिएशंस यहाँ से गुजरती हैं। दिस इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को रेडिएट कर देगा, जो रेडिएट कर देगा वो डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट हो जाएगा। क्या? हाँ, इसमें प्रिज्म यूज़ नहीं हो, चूँकि यूवी रेज ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, तो उनकी एनर्जी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिज्म में उसको तोड़ देते हैं, फिर एक लाइट को पास करते हैं। ये तो पहले ही लेस एनर्जेटिक है तो उनकी डायरेक्ट ही हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट देखो बुक की डायग्राम है, ये डायरेक्ट जा रही है इसके अंदर, बुक में भी यही डायग्राम बनी हुई है। ठीक है भाई, बाकी आपको डायग्राम बनाना नहीं है पेपर में कि आप इसका कंप्यूटर बना के ग्राफ वगैरह। अच्छा, इसमें एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ था कि भाई ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये इस तरह के इसमें कर्व्स बनते हैं इस तरह के ना, इसमें स्लोप्स चार्ट वगैरह देखा है कि बार ग्राफ जो होता है, तो बार ग्राफ टाइप का एक बन रहा होता है, लाइन ग्राफ बन रही होती है, उससे चेक करते हैं। वो साइंटिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो तरीका होता है, वो चेक करके बताते हैं वैल्यूज़ को नोट करके, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है। समझ गए? हमें जैसे इसकी भी वो पढ़नी थी डिटेल्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज का, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो ये थोड़ा सा डिटेल है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी तो फिर भी इतना ईजी था कि वो जल्दी हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्रोमेटोग्राफी और उसकी दो टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या था, क्वालिटेटिव एनालिसिस था, उसके अंदर हम एलिमेंट्स कौन से कंपाउंड की ये बताते थे। उसमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और इंफ्रारेड थी। फ़र्क सिर्फ ये था जो लाइट एमिट कर रहे थे वो डिफरेंट थी। उसमें से ज़्यादातर IR को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो लेस डेंजरस है, कोस्ट इफेक्टिव है, फास्ट है। समझ आएगी बात? फिर आज जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे, केमिस्ट्री फील्ड अपनाएंगे, तो फिर वहाँ पर आपको मौका मिलेगा इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखने का इन केस, वरना फिर जस्ट पढ़ के चले जाएंगे अगर आप फील्ड चेंज करेंगे तो। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी इज द मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। ये भी एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, इस प्रोसेस में सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जैसे आपने स्कूल में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के नाम से प्रैक्टिकल किया होगा कि उसमें लोहे का बुरादा है और फिर नमक है और मिट्टी एक साथ मिला दिया था और बोला भाई अलग अलग करके दिखाओ, तो अलग अलग प्रोसेस उसको डिफरेंट सेपरेट कर लिया था। मिक्सचर को एक तो सिंपल है कि रेत में हमने लोहा मिला दिया और बोला अलग करना है, तो बड़ा आसान है, मैग्नेट से कर लो। लेकिन कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को अलग करना, जब वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाए आपस में, है ना। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने तो ऐसी चीज़ों को मिक्स कर दिया ना, जैसे कि ये मार्कर है मान लेना, अब ये मार्कर भी डिफरेंट चीज़ों के मिक्सर से बना है। अब इस मार्कर से मैं बोलूँगा भाई कि आप इसमें से इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दें, जिन जिन चीज़ों से मिला, तो आप नहीं कर सकते मार्कर से। अब कौन कर सकता है इसको? क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक टेक्निक है केमिस्ट्री की दुनिया में। किसी भी कंपाउंड के सब्सटेंस को वो अलग अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, सेपरेशन टेक्निक है ये।
और दो टाइप्स की होती है भैया, एक हमारे पास होते है गैस क्रोमेटोग्राफी और एक होती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो पहले लिक्विड वाला डिस्कस करेंगे, फिर गैस वाला डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एक फेमस एक कह लो कि मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में HPLC, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। नॉर्मली इसको जो केमिस्ट वगैरह होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इसको HPLC कहता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेटा साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। ये वही चीज़ें हम डिस्कस करें उन मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसको रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं। और क्लास 9 मैट्रिक क्लास के अंदर आप इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी मशीन्स के बारे में जो बड़े लेवल पर चुके। ये जो चैप्टर है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री का, नहीं 9th में था, नहीं कभी 10th में था, नहीं कभी 11th में था, ना ही कभी 12th में था। कभी ज़िंदगी में 9, 10, 11, 12 में हम इसको नहीं पढ़ते थे कराची में। पहली बार ये चैप्टर डाला गया। ये वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एक मास्टर्स लेवल का बच्चा पढ़ रहा होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV, IR। और आपको पता है ये चीज़ें हर कंपनी में मौजूद भी हैं। किसी भी कंपनी आप चले जाओगे, मेडिसिन का फैक्ट्री चले जाओगे, फूड इंडस्ट्री चले जाओगे, आपको वहाँ स्पेक्ट्रोमीटर्स भी मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, आपको क्रोमेटोग्राफ भी मिलेंगे। मतलब उसमें जैसे HPLC वगैरह, उसके बिना लैब कंप्लीट नहीं। कहते हैं ना लैब वर्क है भाई मेरे अबू फला जगह लैब में वर्क करते हैं या फला बंदा लैब में वर्क करते हैं फला इंडस्ट्री की, तो लैब में, QC लैब में, क्वालिटी कंट्रोल लैब में, सुना होगा आपने। तो वो यही सब कर रहे होते हैं QC लैब में। बोलते ना भी फला बंदे की लैब में जॉब है, तो लैब में कि फला कंपनी के लैब में ये जॉब करता है, तो लैब में यही सब किया जाता है। पूरी टेस्टिंग करते हैं, अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं फिर उसमें वो लैब वर्क करने वाले। तो ये चीज़ हम मैट्रिक में पढ़ रहे हैं सिर्फ, जब कई लोग उसको करते हैं जाकर तमाम कंपनीज में, तमाम इंडस्ट्रीज़ में। मतलब ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिसकी होती है, जिसका फ़ायदा है इंडस्ट्रीज़ को, इसकी मदद से हमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक कर पाते हैं चीज़ों की हम। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बस हम 9 में पढ़ा और बस यहीं ख़त्म हो गया, मैट्रिक में पढ़ा यहीं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। HPLC को सबसे पहले शुरू करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। डिटेल में बताऊंगा, कोई मसला हो तो क्वेश्चंस वगैरह आप कर सकते हैं। HPLC इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आ रिजर्वायर फॉर मोबाइल फेस, दो फेस इसके अंदर होता है, एक मोबाइल फेस होता है, एक स्टेशनरी फेस होता है। पहले मैं उसको रीड आउट करके भी डायग्राम पे जब आऊँगा ना तो मैं डिटेल में बताऊँगा, ताकि डायग्राम सामने हो तो देखने में, समझने में चीज़ें आसान लगें। इसमें एक रिजर्वायर होता है जिससे मोबाइल फेस रखा जाता है, एक पंप होता है, एक इंजेक्टर होता है, एक सेपरेशन कॉलम होता है, डिटेक्टर, और एक कंप्यूटर लगा होता है जिसमें डेटा आपको दिख रहा होता है सारा। ये इसके ऑपरेटर्स बता दिए हमने। मोबाइल लिक्विड फेस को पंप किया जाता है सेपरेशन कॉलम में, जिसमें स्टेशनरी फेस पहले से मौजूद है जैसे कि सिलिका जेल। इस तरह से सेपरेशन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसी वजह से उसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। जैसे कि एज ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट पास होगा कॉलम से डिफरेंट रेट्स में, तो डिटेक्टर एल्यूशन को नोट करता है, एल्यूशन से हमारा जो चीज़ डिस्चार्ज हो रही है उसको नोट करता है और सिग्नल भेज देता है रिकॉर्डर में, जहाँ पर हमें स्क्रीन पे चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ यूज फॉर क्लिनिकल एनालिसिस, फूड एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस, ड्रग एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस। मतलब डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? सेपरेशन करने के लिए। जैसे क्लिनिकल एनालिसिस, ब्लड में ब्लड टेस्ट, कभी आपने CBC टेस्ट करवाया है तो उसके अंदर HPLC यूज़ होता है कि है ना। CBC टेस्ट जब होता है ना तो उसका हेमोग्लोबिन इतना है, कैरेटिन लेवल इतना है, केराटिनिन इतना है, तो कैसे होता है? वो जादू नहीं है, HPLC है वो। तमाम कंपोनेंट्स को अलग करके सबकी परसेंटेज बता देते हैं, इतनी है। और वो अलग एक लैब टाइप का बना होता है पीछे, आपको नहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, उनके पास ये मशीन रखी होती है। क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं, तो जो ब्लड टेस्ट दुनिया भर में होता है ना, ब्लड टेस्ट, वो इसी से होता है, इसी मशीन से, HPLC। फूड एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड को सेपरेशन करने, सेपरेट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं, फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, उसको सेपरेट करने के लिए। फॉरेंसिक एनालिसिस, फॉरेंसिक किससे कहते हैं? पुलिस वगैरह जो करते हैं, जो CID वगैरह में होता है ना, फॉरेंसिक, FIR आपने सुना होगा। तो फॉरेंसिक किससे कहते हैं? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जो किसी का कत्ल हो गया, लेट से किसी का मर्डर हो गया, उसकी जांच के लिए पहुंचता है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, वो पूरा उसके गिर्द चारों तरफ से पैक कर देती है, फिर पूरा रिसर्च चल रहा होता है। अब मिसाल किसी को गोली लगी और उसके कपड़े पे जो है खून के निशान है, खून का धब्बा है। अब खून का धब्बा क्या होता है? कभी कभार जो है ना वो कपड़े में मौजूद जो फैब्रिक है ना उससे मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो अब आप पता नहीं लग रहा होता है कि कहाँ पर खून का ये धब्बा है और कहाँ पर ये फैब्रिक है। अब इसको चेक करने के लिए भी HPLC यूज़ किया जाता है, जो अलग कर देता है कि भैया ब्लड के स्टेन्स हैं और ये कपड़े के अपने स्टेन्स। ये फोरेंसिक में बड़ा इस्तेमाल है, चूँकि CID वगैरह आप छोटे छोटे चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को जाने देते हैं, हल्की सी एक चीज़ है उसके भी वो पूरा मुजरिम का पता लगा देते हैं, देखा होगा ड्रामे वगैरह में आपने। ड्रग एनालिसिस
कि ड्रग्स मतलब ड्रग्स से मुराद दवाइयाँ बनाने में उसका बड़ा इस्तेमाल है, दवाइयों के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। एनवायरमेंटल एनालिसिस के पानी वगैरह, जैसे आप पानी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पॉल्यूटेंट कितने % मौजूद है उसको सेपरेट करने के लिए, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसके लिए बहुत इस्तेमाल है। कहाँ इस्तेमाल नहीं है HPLC का, आप ये देखें हर जगह पर यूजेज है। आप जब किसी भी जॉब पे जाएंगे ना आप आगे जाकर, तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखेगा रखा हुआ। घर पे नहीं होगा, स्कूल में नहीं होगा, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में रखा होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, जो कि काफ़ी करोड़ों रुपए का अपरेटस है ये, मतलब करोड़ों रुपए का, 3-4 करोड़ का एक अपरेटस आता है ये। तो कितना आसान है अपरेटस, ये मैं दिखा रहा हूँ, अब ज़रा समझते हैं इसको कैसे काम करता है ये। तो ये अपरेटस है पूरा। तो ये देखो यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, फिर इस तरह से ये सारे बॉक्सेस वगैरह, ये काफ़ी पेचीदा किस्म का अपरेटस लग रहा है आपको। ये HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसमें मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ये इसकी रियल पिक्चर है जो ली गई है HPLC की, ठीक है। तो ये लॉकर्स देखिए भाई, ये सब मशीन्स रखे हुए इसके अंदर पूरे सर्किट्स वगैरह, ये वो सब कुछ इसके हैं, बहुत कुछ है। मतलब आप कहेंगे कैसा कबाड़ जैसे नहीं होता इंडस्ट्रीज़ में, लैब वगैरह के अंदर जैसे। ये HPLC मशीन है। अब इसको हम उस पिक्चर में आते हैं जो हमें समझा सके ठीक से, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ जाएगा फ्लो डायग्राम। अब जो प्रोसेस है वो समझे कैसे होता है, प्रोसेस समझाता हूँ। HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखो लिक्विड क्यों कहते हैं, देखो यहाँ इसमें सबसे पहले दो चीज़, सबसे पहले यहाँ पर एक सॉल्वेंट मौजूद है मोबाइल फेस में। मोबाइल फेस हमारा जो मूवेबल है, जो मूव करे, इसमें कोई सॉल्वेंट मौजूद होता है, जैसे कि वाटर यूज़ कर लिया इसके अंदर, हमने इसके अंदर जैसे कि वाटर यूज़ कर लिया, ये क्या होता है, मूव करवाने के लिए होता है। अब यहाँ से ये यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, पंप क्या करता है, प्रेशराइज करता है, प्रेशर से इस चीज़ को आगे भेजता है, जो वाटर, ये जो सॉल्वेंट इसके अंदर मौजूद है। और तो ये जब वाटर जब इससे जा रहा होता है ना इस पाइप से आगे, तो यहाँ पर एक इंजेक्टर लगा हुआ है। इंजेक्टर क्या करता है, इंजेक्शन टाइप की चीज़ होती है, ये सैंपल आपका एंटर करते हैं, जिसको आपको सेपरेट करना चीज़ों को। मिसाल के तौर पर कोई भी सैंपल है, कोई भी चीज़ है, ग्लूकोज है या ग्लूकोज के साथ और भी चीज़ें मिक्स हैं, उसको क्या करना है कि यहाँ से सैंपल में हमने इसमें इंजेक्ट कर दिया। अब सबसे मेन चीज़ ये आती है HPLC कॉलम, इसको हम कह सकते हैं। ये HPLC कॉलम होता है यहाँ पर बना हुआ, सेपरेशन कॉलम, HPLC कॉलम भी कह सकते हैं, हमारी बुक में इसी को सेपरेशन कॉलम कहा गया है, सेपरेशन कॉलम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, स्टेशनरी फेस। देखो दो फेस है, मोबाइल फेस जो मूव कर रहा है, स्टेशनरी फेस जो रेस्टिंग पोजीशन पर है, जो मूव नहीं कर रहा। इसके अंदर डाला हुआ क्या है, सिलिका जेल। सिलिका जेल किसे कहते हैं, ये आपने देखा होगा जूते के डब्बे में गोल गोल वाइट कलर का होता है, या दवाइयों में भी एक तकिया जैसा होता है डला हुआ कपड़े की थैली में, उसके अंदर से गोल गोल गेंद निकलती है, लिखा होता है सिलिका जेल डू नॉट ईट डेंजरस। पढ़ाई कर, जूते के डब्बे में भी होता है, लेदर वगैरह की चीज़ों में, तो अगर ब्रांडेड अगर आप शूज़ वगैरह ले रहे तो, या फिर अगर आप दवाइयाँ ऑगमेंटन वगैरह होती है ना, और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, उनके डब्बे में भी डला हुआ होता है, देखा नहीं है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर से मुराद के जैसे जूते के डब्बे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मॉइस्चर लगेगा ना जब जूते के चमड़े में, तो क्या होगा, चमड़ा ख़राब होता है उससे, जो लेदर है। तो उसके लिए क्या करता है, वो अंदर जितनी भी हवा जाती है ना, जितना मॉइस्चर जाता है उसको जस्ट कर लेता है। दवाई के साथ भी ऐसे ही, ऑगमेंटन जैसे बहुत सेंसिटिव दवाई, ऑगमेंटन देखा होगा आपने, एंटीबायोटिक है। आप उसमें क्या, एक बार आपने ढक्कन खोल दिया ना उसका, और उसके अंदर हवा चली गई या मॉइस्चर चला गया, तो वो दवाई का फार्मूला ख़राब कर देता है। और एंटीबायोटिक का फार्मूला हल्का सी ख़राब हो जाए, बहुत तेज़ी में रिएक्शन कर जाता है वो बॉडी में। एंटीबायोटिक बहुत हार्ड दवाई होती है, सुना होगा। अब वो क्या उसके अंदर इसलिए डालते हैं, और उसको खोल करके भी देते भी नहीं अक्सर, वो बंद ही होता है हमेशा। वो बोलता है पूरा ये डब्बा मिलेगा इसका, 1-2 लूजिंग में नहीं देते हैं उसको। फिर ऑगमेंटन जो दवाई आप देखेंगे ना, लूजिंग में आपको नहीं देंगे, हमेशा उसको पूरा बॉक्स ही देंगे आपको, कोर्स पूरा उसका। छोटा इतना सा तो डब्बा होता है ऑगमेंटन का, इतना सा होता है, 6 बहुत महंगा होता है गोली वो। तो अब उसके अंदर क्यों डाला जाता है कि मॉइस्चर उसके अंदर जो भी जाए ना वो जस्ट कर ले। तो सिलिका जेल का काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसके अंदर, इस सेपरेशन कॉलम के अंदर सिलिका जेल है। सिलिका जेल क्या कर सकता है, कोई भी मॉइस्चर या कोई पोलर कंपोनेंट है, जैसा वाटर है, वाटर के अलावा भी कोई पोलर सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अब क्या होगा भाई, देखो यहाँ से हमने वाटर भेजा, पानी इस पंप के थ्रू फास्ट, बिल्कुल तेज़ स्पीड में, तभी इसको हाई परफॉर्मेंस कहते हैं। स्पीड बहुत फास्ट है, हाई परफॉर्मेंस। और यहाँ से सैंपल इंजेक्ट कर दिया। अब ये जब इसमें जाएगा स्टेशनरी फेस में, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो वो चीज़
जिसको वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कोई ऐसी चीज़ इसमें से गुजर रही है जिसको वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब जो नॉन पोलर नेचर का। नॉन पोलर के बारे में आपने पढ़ा है कि 9 में बताया था कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता वो, यस, लाइक डिजॉल्व लाइक। आपको नॉन पोलर चीज़ है जैसे पेट्रोल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, या बेंजीन हो गया, या क्लोरोफॉर्म हो गया, कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस, वो क्या करेगा, तेज़ी में यहाँ से निकल जाएगा, फास्ट में। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पोलर है, वो उसमें क्या डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, तो वो स्लो 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 आगे बढ़ रही होगी। अब सबसे पहले जो चीज़ निकली, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्टर यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्टर यहाँ पर डिटेक्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक यहाँ पर एक ग्राफ इस तरह बना देगा। क्या होता है कि पहला जो कर्व बनेगा वो किसका बनेगा, जो चीज़ तेज़ी में निकलेगी, जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाई, सॉरी, जो सिलिका जेल जिसको डिजॉल्व नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरी बार जो चीज़ आएगी वो कौन सी आएगी, स्लो 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 मूव करके जिसको सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो वो एब्जॉर्ब करते करते स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर वो दूसरा कर्व उसका बनेगा। ये मैं ऐसी डिटेल में बता रहा हूँ, बुक में इतनी डिटेल नहीं है जो कि हमने ऑपरेट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या वर्किंग मैकेनिज्म है। सबसे पहले यहाँ पर ये आपका मोबाइल फेस पड़ा है, पानी, ये सिर्फ किस लिए, मूव करवाने के लिए, मोबाइल फेस इसको कहते हैं। और यहाँ से पंप से तेज़ी में आगे बढ़ा, इंजेक्टर से सैंपल डाला, सैंपल मोबाइल फेस के साथ स्टेशनरी फेस में गया, इस सेपरेशन कॉलम में जहाँ सिलिका जेल है। यहाँ पर जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकी सिलिका जेल से, वो तेज़ी में आगे चलेगी, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया और बता दिया भाई पहली चीज़ तो ये है इस कंपोनेंट में। फिर जो वो चीज़ें जो पानी में डिजॉल्व हो रही हैं वो उसके बाद गई, मतलब जो एब्जॉर्ब हो रही है सिलिका जेल से, फिर वो उसको बाद में किया। इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करके देख सकते हैं सैंपल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सेपरेशन होंगे ना इसके अंदर कि ये 4 चीज़ या 5 चीज़ें से मिलकर बनाए। बहुत इंटरेस्टिंग काम है, मतलब जब आप इसको खड़े होकर खुद करेंगे ना, ये ऐसी चीज़ें आपको कंपाउंड के बारे में बता देगा जो आप घर पे खुद ही नहीं कर सकते। ये साइंटिस्ट लोगों वाले वर्क्स हैं। अब देखो ना, यही काम जो है ना, ये मशीन यही काम कर रही है। अब इसके अंदर जो यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है, वो जो मैं बता रहा था ना, वो सेपरेटर ये लगा हुआ है, स्टेशनरी फेज इसके अंदर, ये सिलिका जेल इसके अंदर डला होता है। अब ये पाइप के थ्रू ये कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर ये ऊपर जो है ना टब वो रखे होंगे, इसके ऊपर सॉल्वेंट रखने के लिए, फिर ये पंप होगा, फिर ये इंजेक्टर होगा, ये सब अलग अलग मशीन्स हैं। फिर फाइनली यहाँ पर एक स्क्रीन भी बनी हुई है, कंप्यूटर जैसा पुराने ज़माने का रखा हुआ है ना, इस स्क्रीन में आ रहे होते हैं ये वेव्स वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं। देख रहे हो, ये देखा होगा कभी आपने, साइंटिस्ट लोगों में ऐसे कंप्यूटर छोटे छोटे टाइप के होते हैं, स्क्रीन लगे हुए, उसमें सारी रीडिंग्स वहाँ पर आ रही होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सही है भाई। तो ये कहलाता था HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो सेपरेशन टेक्निक है। और मेथड क्या यूज़ कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का। मेन काम यहाँ पर हो रहा है HPLC कॉलम में। 2 फेस है, एक मोबाइल फेस है, एक स्टेशनरी फेस है। मोबाइल फेस का क्या काम है भाई कि ये मूव करवा रहा है पंप के थ्रू, और स्टेशनरी फेस असल मेन काम ये कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो भी पोलर सॉल्वेंट्स उनको। सेकंड, उसके बाद हमारे पास है गैस क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से करते हैं इसको 5 मिनट में। गैस क्रोमेटोग्राफी, इसको इंट्रोड्यूस किया था जिस साइंटिस्ट का नाम था जॉन पोर्टर मार्टिन। एक बंदा है ये, जॉन पोर्टर मार्टिन ने इसको 1950 में उसके बारे में बताया था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस, और इसी वजह से 1950 में जो है इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था जॉन पोर्टर मार्टिन को, चूँकि उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी डेवलप की थी। अब ये क्या चीज़ है, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉर्मली गैसेस या वो लिक्विड्स जो तेज़ी से एवोपरेट हो जाए, जैसे पेट्रोल वगैरह, दीज आर द वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। द मोबाइल फेस इज नॉन रिएक्टिव गैस। अच्छा, इसको गैस क्रोमेटोग्राफी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मोबाइल फेस है ना, वो लिक्विड नहीं है जैसे पीछे था। इसमें मोबाइल फेस में आपका गैस मौजूद है, कोई अनरिएक्टिव गैस जैसे हीलियम, नाइट्रोजन गैस, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे कोई गैस हमने यहाँ पर मोबाइल फेस में लेना है। जबकि स्टेशनरी फेस क्या होता है, ऐसा लिक्विड जिसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैं बताऊँगा क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। नॉर्मल लिक्विड नहीं लेते, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले, जैसे सोयाबीन तेल वगैरह हो गया, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हनी हो गई, इस तरह की चीज़ें। द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। और जो सैंपल भी डालते हैं, या तो हम गैस डालें, गैस नहीं है तो फिर उसको हाई टेम्परेचर पर उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड अगर है तो। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ गैस सिलेंडर। इंस्ट्रूमेंट में क्या, गैस सिलेंडर, इंजेक्टर होगा, गैस क्रोमेटोग्राफ, डिटेक्टर, डाटा कलेक्शन डिवाइस, जो पीसी वगैरह कंप्यूटर जिसके अंदर उसको हम डेटा ले रहे होंगे। द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो क्लास 9 में जो आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था ना, डिफ्यूजन के बारे में, उस पर बेस करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन बातों को। देखो, पढ़ के नहीं समझ में आएगा तो डायग्राम नहीं देखोगे।
तो पता नहीं क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया कुछ भी। अच्छा, ये है गैस क्रोमेटोग्राफी, ये मशीन है, देखो ये स्क्रीन लगी हुई है और ये पूरी मशीन है गैस क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर की जाती है। करोड़ों रुपए की मशीन्स आती हैं सारी है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि घर पे खरीद के रख लिया उसको। सही बात है ना। अब क्या होता है, देखो ऊपर से कुछ समझ में नहीं आया, देख के क्या फ़ायदा, तो लगा डब्बा कुछ रखा हुआ है, कोई फोटो स्टेट की मशीन लग रही है, बट इसके अंदर क्या चीज़ चल रही है, बुक के डायग्राम को सामने दिखाएंगे। अब देखो ये आ गई मशीन, अब ये इसके आगे स्कीमेटिक डायग्राम, जिससे समझने में मदद मिलेगी। आज स्टार्ट करते हैं। देखो सेम प्रिंसिपल है, बस लिक्विड और सॉलिड में फ़र्क ये है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेस है वो लिक्विड है, इसमें मोबाइल फेस गैस, और कोई फ़र्क नहीं। अब देखो ये सिलेंडर दिख रहा है, गैस के बुक के डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, ठीक है। ये गैस सिलेंडर दिख रहा है, ये गैस का सिलेंडर है, इसमें कोई इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस से मुराद इसके अंदर नाइट्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस है, तो रिएक्शन नहीं करती, और ये गैस का यहाँ पर ना गैस से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये इसके बाद ये आया GC गैस करो, ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये मेन है गैस क्रोमेटोग्राफ। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये चेक करो। इस गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर हमारे पास जो स्टेशनरी फेस है वो क्या चीज़ है, देखो यहीं से इधर से हम यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं किसको, सैंपल को। अब सैंपल को गैस होना चाहिए, आइदर वो गैस हो, अगर गैस नहीं, अगर आप लिक्विड डाल लें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, स्पार्क हो रहा है, यह हाई टेम्परेचर उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सैंपल ये तो यहाँ से जो मोबाइल फेस है ये तो गैस में आ ही रहा है, और जो सैंपल हम डाल रहे हैं उसको भी गैसियस होना चाहिए। अगर वो गैसियस नहीं है तो यहाँ गैस में कन्वर्ट होगा। वो लगाया हुआ एक मशीन उन्होंने ना इनलेट में, देखो यहाँ पर स्पार्क जैसा बना हुआ है, हीट अप हो रहा है इसके मतलब यहाँ पर ये कुछ फिलामेंट लगाया हुआ है, हीटिंग एलिमेंट लगाया हुआ है जिसको हीट करके गैस बना दे रहे हैं। अब वो गैस अंदर जा रही है किसमें, इस कॉलम के अंदर, ये फोर्थ जगह आपको ना कॉलम, ये बहुत सारे इस तरह कॉइल जैसा बना होता है, पाइप जैसे, ये पूरा कॉइल घुमा हुआ पाइप है जो आगे जा रहा है। अब इस पाइप के अंदर क्या है, स्टेशनरी फेस है। स्टेशनरी फेस के तौर पे कोई लिक्विड इसमें लेंगे, लेकिन लिक्विड कैसा लेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला। अब बच्चे बोलते हैं क्यों सर हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, वाटर ले लें सस्ता पड़ेगा। मसला ये कि टेम्परेचर, ये पूरा ओवन है, ये हीट अप हो रहा होता है। अब जब तो जो नॉर्मल लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लेंगे तो फिर एवापोरेट हो जाएगा वो, इसलिए हम कोई ऐसा लेंगे लिक्विड इसके अंदर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, ताकि वो एवोपरेट ना हो सके, वो उसको मूव करवाएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसमें कि अब डिफरेंट, जैसे कि अब हमने जो सैंपल डाला उसके अंदर डिफरेंट गैस है, मान लेते हैं इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, ये दो चीज़ें। अब आप ये जानते हैं दोनों को रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट है, पढ़ा होगा हमने, जो हल्की गैसेज होती हैं वो फास्टर डिफ्यूज़ करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस फास्ट डिफ्यूज़ करेगा, ऑक्सीजन गैस स्लो डिफ्यूजन करेगा। इस कॉलम के अंदर तेज़ी में हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज़ करते हुए निकलेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करके दे देगा भाई कि एक गैस आ गई, और जो ऑक्सीजन गैस को पीछे पीछे स्लोली आएगी, और जब वो स्लोली आएगी तो दूसरी बार फिर फाइनली एक और एक कॉलम आ जाएगा। मतलब क्या होगा, गैस जब इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या कर सकता है, उन गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट कर सकता है, या फिर आपको वोलेटाइल लिक्विड डाल लें तो उसके अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं उसको ये अलग कर सकता है। सेम प्रिंसिपल है। वहाँ पर क्या एब्जॉर्प्शन चेक कर रहे थे कि जो HPLC वाला जो था ना, वो सेपरेशन कॉलम, उसमें सिलिका जेल डाला था, कोई एब्जॉर्ब हो रहा है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस प्रिंसिपल पे। लेकिन यहाँ क्या डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। एक क्या होगा, तेज़ी में आगे बढ़ जाएगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो, और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला होगा, वो स्लोली आएगा। इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पर ना एक चार्ट के अंदर आपको ना मेजरमेंट रीडिंग दिखाई देने लगेगी। इसको पढ़ना एक अलग साइंस है, इसको पढ़ना, इस डेटा को पढ़ना एक अलग साइंस है कि इसमें किसको क्या चीज़ होगी, वो साइंटिस्ट लोग ही, रिसर्चर ही पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते उसको अभी। मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि क्या चीज़ है ये।